नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर वेव्स इन अ गैस कॉलम। गैस स्तंभ में दाब तरंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को क्या करना है कि मान लीजिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए, यानी ये साइड वाला जो एरिया है ये हमारे पास कितना दिया हुआ है स्मॉल ए, तो ए अनुप्रस्थ काट है और अनंत लंबाई यानी ये जो लेंथ है वो आगे जाके इस सिलेंडर की इनफानाइट है। इनफानाइट लेंथ का हमने जो है वो या तो एयर का कॉलम ले लो या फिर किसी गैस का कॉलम ले लो। एयर का मतलब भी क्या होता है, उसमें गैस ही होती है, तो गैस का कॉलम है, ठीक है। और हम इसको इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कोई बाउंड्री तो है नहीं, वो हमारे पास एयर का समझ लीजिए हवा का एक बेलनाकार जो है वो अपन ने कॉलम जो है उसको इमेजिन कर लिया है और उसकी जो लेंथ है वो प्लस एक्स डायरेक्शन के अनुदिश है, ठीक है। अब इस गैस में प्लस एक्स दिशा में लॉन्गिट्यूशनल तरंगे गति करती है। इसका मतलब जो कॉलम है वो हमारे पास इस तरह से है और तरंग जो है वो इसी दिशा में है और जो इसके पार्टिकल है वो भी वाइब्रेशन इसी दिशा में करेंगे क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। जिस दिशा में तरंग जाती है माध्यम के जो पार्टिकल होते हैं वो भी उसी दिशा में वाइब्रेशन करते हैं। तो गैस के कण जो है वो अपनी माध्य स्थिति यानी उनकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके आगे पीछे वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वो आगे पीछे गति करेंगे तो अपने आगे वाले पार्टिकल पर प्रेशर लगाएंगे, फिर पीछे जाएंगे तो पीछे प्रेशर लगाएंगे। तो हमारा जो डिस्टरबेंस है वो किसके रूप में जाएगा, प्रेशर के रूप में संचरित होगा क्योंकि वो दबाएंगे उसको, आगे वाले को धक्का देंगे, धक्का मतलब उसको प्रेशर देना, तो प्रेशर के रूप में वो जाएंगे। अब इनकी वजह से जो वेव जनरेट हो रही है उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए माना मूल बिंदु O से, क्योंकि हमने जो कॉलम है वो प्योर कौन सी डायरेक्शन माना है, एक्स डायरेक्शन में, तो मूल बिंदु O से x और x प्लस dx दूरी है, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x मान लीजिए, x प्लस डेल्टा x दूरी पर हमने दो अनुप्रस्थ तल लिए हैं। अनुप्रस्थ तल का मतलब है कि इस दिशा में बेलनाकार है तो यहाँ पे एक तल हमारा सर्कुलर होगा, एक तल यहाँ पे होगा, ये x दूरी पर है, मूल बिंदु मान लीजिए x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये x पे है और ये आपका x प्लस डेल्टा x दूरी पे है, ठीक है। तो दो तल लिए हैं A और B और इनके ऊपर प्रेशर लगा। जब इनके ऊपर प्रेशर लगा तो कणों का विस्थापन हुआ मान लीजिए साई, ठीक है। और जो बी तल पे कण थे उनका जो विस्थापन हुआ वो हो गया साई प्लस डेल्टा साई हो गया। और विस्थापन के बाद इनकी नई स्थितियां हो जाएगी, मतलब इन प्लेन को उन्होंने धक्का दिया। प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन जो है वो पूरा हवा से बना हुआ है और हवा मतलब हवा के कण है वहां पे, तो प्लेन शिफ्ट हो गया, इसका मतलब हवा के कण ही शिफ्ट हो गए, करेक्ट। तो विस्थापित स्थितियां जो है वो ए प्राइम और बी प्राइम है। अब मैं आपको डायग्राम में थोड़ा दिखा देती हूँ कि ये देखिए जो x इक्वल टू 0 था उससे यहाँ पे x दूरी पर हमारा तल था A और x प्लस डेल्टा x दूरी पर जो तल था वो था B। फिर इधर से वेव आई, प्रेशर लगा, A शिफ्ट हो गया A प्राइम पर और B शिफ्ट हो गया B प्राइम पर, ठीक है। जो A वाले कण थे वो यहां से यहां पर पहुंच गए और उनका विस्थापन मान लीजिए कितना हुआ है, साई हुआ है। और जो B पर पार्टिकल था वो B प्राइम पर पहुंच गया और इनका विस्थापन मान लीजिए कितना है, साई प्लस डेल्टा साई। कणों का विस्थापन जो है वो साई और साई प्लस डेल्टा साई है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, तो यहां पर अगर हम देखें ए प्राइम जो दूरी है वो साई हो जाएगा और बी प्राइम जो दूरी है वो साई प्लस डेल्टा साई हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया क्योंकि ए और ए प्राइम इस तरह से थे और इनके बीच में जो कणों का विस्थापन हुआ है वो साई है, तो ये दूरी किसके बराबर है, साई के बराबर है। सिमिलरली बी और बी प्राइम मैंने अब आपको दिखाया था वो ये दूरी कितनी थी, साई प्लस डेल्टा साई, तो ये साई प्लस डेल्टा साई हो जाएगा। अब ए और बी के बीच में गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, प्रारंभिक आयतन कितना था ए और बी के बीच में, तो प्रारंभिक आयतन पिक्चर से चलते हैं ए और बी के बीच में, यस। तो यहां पर आप देखिए ये ए था तो यहां पे एक सर्कल था, ठीक है, और ये बी था, यहां पे एक सर्कल था। इन दोनों के बीच का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए इसको सिलेंडर के रूप में कंसिडर कर लो। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो तो क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है और क्रॉस सेक्शन हमें कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा ए।
और h जो है उनके बीच की दूरी हो जाएगी, और आपको दिया हुआ है a और b के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, यहाँ पे डेल्टा x दी हुई है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, डेल्टा x। तो a और b तलों के बीच में जो इनिशियल वॉल्यूम है वो तो कितना हो जाएगा, a डेल्टा x। अब यहाँ पे a प्राइम और b प्राइम के बीच में कितना होगा, वो अपन को देखना है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा। तो क्या आप जज कर पा रहे हैं कि a प्राइम जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, ये a प्राइम का क्रॉस सेक्शन, और ये अपना हो जाएगा b प्राइम का क्रॉस सेक्शन। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी मिलेगी, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो यहाँ पर आप देखिए, फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना मिलेगा, a प्राइम b प्राइम के बीच की दूरी हो जाएगी, और a प्राइम b प्राइम के बीच की दूरी हमारे पास कितनी मिलेगी अपन को। ध्यान से समझना, हमें ये दूरी चाहिए a प्राइम b प्राइम, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैं ओके ये सारे रब कर लेती हूँ। हमें a प्राइम b प्राइम के बीच की दूरी चाहिए सिर्फ, ठीक है, और वो मैं लेती हूँ ग्रीन कलर से। तो सबसे पहले मुझे ये वाली दूरी चाहिए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, समझना कि अगर मैं ये वाली दूरी ले लेती हूँ, ठीक है, अगर इस दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर दूं, ये वाली दो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं इन दोनों में से ये माइनस कर दूं तो क्या ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाली दूरी आ जाएगी, और हमें यही चाहिए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, मैं एक बार इनको नाम दे देती हूँ, मान लीजिए P है और यहाँ पे Q है, ठीक है, P Q है और यहाँ पे M है और N है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PQ निकालेंगे पहले। PQ में से अगर हम MN को माइनस कर देते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगी कौन सी, A प्राइम B प्राइम आ जाएगी। बस आपको डायग्राम में ये समझना है, PQ में से MN को माइनस कर दूं तो A प्राइम B प्राइम आ जाएगी या नहीं आएगी, बस हमें वही निकालना है। अब सबसे पहले PQ निकालते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, PQ P से लेके Q तक, तो सबसे पहले दूरी कितनी है, x हो जाएगा प्लस डेल्टा x हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी तो आ गई कितनी, x प्लस डेल्टा x। उसके बाद आगे ये वाली दूरी और लेनी है, और ये दूरी हमें यहाँ पर दी हुई है साई प्लस डेल्टा साई, तो प्लस साई प्लस डेल्टा साई, ये तो आपका क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है। इसी तरह से mn निकाल लेते हैं। mn आपके पास यहाँ पे है m और यहाँ पे है n, तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो तो देखो x दी हुई है, ये रही x दी हुई है, और ये दूरी आपके पास कितनी है, साई, तो mn आपके पास हो जाएगा x प्लस साई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, PQ माइनस mn करना पड़ेगा, तो x प्लस डेल्टा x प्लस साई प्लस डेल्टा साई माइनस एक्स माइनस साई, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा साई। तो ये हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, साई प्लस डेल्टा साई में से x प्लस साई को माइनस कर दिया, डेल्टा x प्लस डेल्टा साई हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनल वॉल्यूम तो ये आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम ये आ जाएगा, तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, इस फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा a डेल्टा x प्लस डेल्टा साई माइनस इनिशियल कितना था, a डेल्टा x, तो a डेल्टा x से a डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, a डेल्टा साई, तो ये आ जाएगा a डेल्टा साई। अब हमने प्रीवियस यूनिट में इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें विकृति का फॉर्मूला पढ़ा था, आयतन में परिवर्तन और इनिशियल आयतन कितना था, तो आयतन में परिवर्तन हमने अभी भी निकाला है यहाँ से ये, और इनिशियल आयतन आपने यहाँ से निकाला था a डेल्टा x, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x हो जाएगा, और सिंबल चेंज करने के लिए यानी कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 में इसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले साइन से, डेल्टा को चेंज कर देंगे इस वाले डेल्टा से, तो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बल्क मॉड्यूलस भी पढ़ा था, बल्क मॉड्यूलस होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को हम लिख सकते हैं प्रेशर, क्योंकि हम केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम px से लिखेंगे, और हमने देखा था कि बल्क मॉड्यूलस में माइनस का साइन आता है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से आयतन घटता है तो माइनस का साइन लेना पड़ता है, तो ये माइनस का px आ जाएगा और विकृति की जगह आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स, और ये हमारा हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस। यहाँ से अगर अपन px की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि दाब में कमी होने से आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है। अब ये जो समीकरण 2 है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि
अगर प्लस x दिशा में तरंग संचरण की वजह से दाब के परिवर्तन की दर डेल्टा p अपॉन डेल्टा x हो तो तल B पर दाब कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका A प्लेन यहां पर था, ठीक है, बी प्लेन आपका यहां पर है। अगर ए प्लेन पर मान लीजिए प्रेशर px है तो बी प्लेन पर कितना होगा। अब ये कह रहा है कि तरंग संचरण की वजह से अगर दाब में परिवर्तन की दर डेल्टा p अपॉन डेल्टा x है तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मान के चली थी, डेल्टा x। तो बी तल पर आते आते दाब कितना हो जाएगा, क्योंकि ये है x लोकेशन, यानी ये थी x लोकेशन और ये है x प्लस डेल्टा x लोकेशन। दूरी कितनी है दोनों के बीच में, डेल्टा x। तो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ तरीका कि अगर डेल्टा x दूरी तय करने से दाब में परिवर्तन होता है डेल्टा px, तो ये वाले डेल्टा x दूरी तय करने से दाब में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा px अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x। सिंपली इतना परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो A तल पर ऑलरेडी प्रेशर कितना था, px था। डेल्टा x दूरी तय करने के बाद परिवर्तन कितने का आया, तो पहले तो ऑलरेडी प्रेशर px था प्लस परिवर्तन कितने का हो गया, डेल्टा px अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x। और ये वाला प्रेशर यहाँ पे तल B पर आ गया इस तरह से। तो B तल पर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तल B पर जो दाब की दिशा होगी वो A तल पर दाब की दिशा के विपरीत होगी। ये मैं थोड़ा सा अभी पहले समझाऊंगी आपको। अब देखो A और B तल जो है, बेसिकली A और B के बीच में जितना भी गैस का आयतन आया है, जितना भी गैस का यहाँ पे गैस आई है उस अल्पांश पे, यानी कि इसके बीच में जितना भी आयतन आया है उस पर परिणामी बल कितना लगेगा। अब देखो इधर भी आपके पास गैस है और इधर भी आपके पास गैस है, करेक्ट। तो जो A तल है उस पर तो प्रेशर इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, उस पर जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, और जो बी पर गैस है वो इस डायरेक्शन में इसको प्रेशराइज कर रही है। तो ए तल पर और बी तल पर जो प्रेशर होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ए तल पर प्रेशर कितना था, पीएक्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। और बी तल पर अपन ने देखा था, प्रेशर अभी निकाला, पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स था और एरिया कितना है, ए। तो फोर्स जो होता है वो कितना होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो ए तल पर कितना हो जाएगा, ए पी एक्स, और बी तल पर कितना हो जाएगा, ए इंटू पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो बीच में जितनी गैस है उस पर लगने वाला कुल प्रेशर जो होगा वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, वैल्यू पुट करेंगे, पी एक्स से पी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सोल्व करेंगे, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। पी एक्स की वैल्यू अभी अभी अपन को मिली है इक्वेशन नंबर 2 में, आई गेस, यस। इक्वेशन नंबर 2 में देखो पीएक्स की वैल्यू माइनस का के डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये पीएक्स की वैल्यू अपन रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पर जो पीएक्स है उसकी वैल्यू ये रहा। तो देखो एक बार, माइनस का ए रहेगा, डेल बाय डेल एक्स रहेगा, और पीएक्स की जगह हमें मिला है माइनस का के डेल साई अपॉन डेल एक्स, और साथ में आ रहा है ये वाला डेल्टा एक्स, एज इट इज रख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और के बाहर आ जाएगा, तो ए और के बाहर आ जाएगा, ये डेल बाय डेल एक्स जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स पे, तो मिल जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिलेगा डेल एक्स मिलेगा, ठीक है। ये हमें डेल एक्स मिलेगा, यहाँ पर डेल साई नहीं आएगा, डेल एक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। वो मिसटाइप्ड है वहां पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो डेल एक्स है ना, तो यहाँ पर भी डेल एक्स ही आएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, फोर्स हमारा निकल गया। न्यूटन के सेकंड लॉ से ए और बी के बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला कितना हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस मास की जगह रख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो हमें कितना रखना पड़ेगा, ए पर जो वॉल्यूम था वो कितना था, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, और ये वाला आपके पास ए तल यहाँ पे था, बी तल यहाँ पे था, तो इसका आयतन कितना होगा, ये दूरी कितनी थी, डेल्टा एक्स। तो इस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए डेल्टा एक्स से, क्योंकि मास का फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगा, और विस्थापन जो है कणों का, उस विस्थापन को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो त्वरण कितना हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है कि अगर गैस का घनत्व रो है तो ए और बी तलों के बीच में जो द्रव्यमान होगा वो यहाँ इस फॉर्मूले से रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और त्वरण आपके पास ये होगा, तो एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा।
और इक्वेशन नंबर 5 में देखो, इक्वेशन नंबर 5 में भी f निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड में f है, तो इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 6 का राइट हैंड साइड दोनों बराबर करेंगे। दोनों बराबर आप कर लेना, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लेना और इक्वेशन 7 जो है हमें मिल जाएगी। ये सिंपल सी मैथ्स है जो आप भी कर सकते हैं। दोनों को राइट हैंड साइड में मतलब रखना है इक्वल, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करना है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर की वेव इक्वेशन से। इफ यू रिमेंबर, हमें डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तरंग समीकरण मिला था। यहाँ पर विस्थापन y की जगह सिर्फ साई रख लो, तो यहाँ पर साई आ जाएगा और यहाँ पर साई आ जाएगा। इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेम टर्म मिल रहा है, राइट हैंड साइड में हमें सेम टर्म मिल रहा है, केवल वी स्क्वायर की जगह हमें क्या मिल रहा है, के अपॉन रो। इसका मतलब जब प्रेशर वेव जनरेट होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, के बाय रो। यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो अंडर रूट के बाय रो आ जाएगा, यानी कि गैस के कणों के वाइब्रेशन की वजह से जो लॉन्गिट्यूशनल अनुदैर्ध्य तरंगे मिलती हैं उनमें वेलोसिटी कितनी होती है, के बाय रो वेग से प्रेशर जो होता है वो कैरी होता है। तो ये हमारे पास प्रेशर वेव्स होती है। अब हमने प्रेशर का एक फॉर्मूला निकाला था, माइनस के डेल साई अपॉन डेल एक्स निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, वीडियो बैक करके देखना। अगर इसको दोनों साइड में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डेल टू पी एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी लग जाएगा डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये लग जाएगा करेक्ट। इधर तो हमें ये मिल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इस टी वाले पार्ट को देखो, जब भी आपके पास मान लीजिए डेल बाय डेल एक्स और डेल वाई बाय डेल टी है, अगर एक्स और टी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है तो इन्हें इंटरचेंज किया जा सकता है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो डेल वाई बाय डेल टी और डेल वाई बाय डेल एक्स, एक्स और टी की जगह अदला बदली की जा सकती है। अब क्योंकि एक्स और टी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए एक्स को जो है डेल बाय डेल एक्स को बाहर ले लो और डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर को अंदर ले लो साई के पास में, तो डेल बाय डेल एक्स बाहर आ जाएगा और डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर अंदर चला जाएगा, क्योंकि एक्स और टी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू जो है इक्वेशन 4 और 6 से अपन रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो जो है वो एज इट इज है, इक्वेशन 6 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सो 4, जस्ट अ मिनट, 4 और 6 से हमें ये कह रहा है कि यहाँ तक तो हमें मिल गया। अब ये कह रहा है कि 4 और 6 से इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। सो 4 और 6 में आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो इक्वेशन 4 ये है, इक्वेशन तो 4 में तो ये मिला हुआ है और 6 में भी देखो, हम ध्यान से देखना, 6 में हमें ये मिला है। तो 4 और 6 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है f, तो राइट हैंड साइड हम इक्वल करेंगे। तो 4 से जो 4 से मैं इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में हमें f मिला था, इक्वेशन नंबर 4 में माइनस का a, आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, अभी भी दिखाया था, डेल्टा बाय डेल एक्स और डेल एक्स। और इक्वेशन 6 में हमें मिला था f इज इक्वल्स टू रो a डेल्टा एक्स डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे RHS को, तो माइनस a डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू रो a डेल्टा एक्स डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब इन दोनों में a से a कैंसिल आउट हो रहा है, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल पी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स विद नेगेटिव साइन, इस रो को नीचे लेके जाते हैं तो 1 अपॉन रो हो जाएगा और राइट हैंड साइड में मिलेगा डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और इसी की जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन 8 में पुट करनी है, तो जहां ये है वहां हम रख सकते हैं माइनस का 1 बाय रो डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 8 पे चलते हैं। सॉरी, ये वाली इक्वेशन हमें मिली है, तो इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज रहने देते हैं, डेल टू पी एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में माइनस का के डेल बाय डेल एक्स। अब ये टर्म आया है डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे रखेंगे माइनस, और वो हमें क्या मिला था अभी, और देखने दो यार क्या मिला था, यस माइनस 1 बाय रो डेल पी एक्स बाय डेल एक्स, माइनस 1 बाय रो डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, के बाय रो आ जाएगा और ये डेल बाय डेल एक्स इस पे अप्लाई हो जाएगा,
तो डेल टू पी एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डेल टू पी एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट की जगह पूरा ही क्या आ गया, प्रेशर आ गया। तो ये कहलाती है आपके पास प्रेशर वेव की इक्वेशन कहलाती है। इस प्रकार की तरंगों को प्रेशर वेव्स कहते हैं। इनका सॉल्यूशन जो है अगेन इसमें जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, जो ऊपर निकाला अपन ने रूट के अपॉन रो ही आएगी, ठीक है। और इनके इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि जो साई है कणों का जो विस्थापन है उसे हम a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी मान लेते हैं। तो यहाँ से डेल साई अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का k डेल साई अपॉन डेल एक्स अपन ने निकाला था। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें आ जाएगा, ठीक है। और परंतु तरंग का वेग वेलोसिटी हमने निकाला था रूट के अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां से अगर अपन रो की वैल्यू निकाल, रो तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर के हो रहा है ना, के को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा मिसटाइप है, यहाँ पे ये कैपिटल के है एक्चुअली, क्योंकि ये बल्क मॉड्यूलस है, ये कैपिटल के है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा कैपिटल के ए ओमेगा अपॉन वी, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फिलहाल। और इसके अंदर हमें पता है कि जो वेलोसिटी थी वो थी रूट ऑफ कैपिटल के अपॉन रो। तो कैपिटल के की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर रो इस इक्वेशन से, और ये वी स्क्वायर रो उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा वी स्क्वायर रो ए ओमेगा अपॉन स्मॉल वी। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें, ए रो ओमेगा वी। तो पी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। और इस पूरे टर्म को अगर पी नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और पी नोट जो है वो आपकी प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन घनत्व की तरंग लेते हैं तो उसमें अपन को दिमाग नहीं लगाना है, सेम जो घनत्व की तरंग है वो सिलेबस में है भी नहीं, वो हमारे पास के बाय रो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो प्रेशर वेव्स है उसमें न्यूटन की परिकल्पना क्या थी, है ना, न्यूटन की पोस्टुलेट क्या थी और एक लाप्लास संशोधन क्या था। तो ये दो चीजें अपन को देखनी है। सबसे पहले न्यूटन की परिकल्पना क्या थी। न्यूटन के अनुसार गैस में जब अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है तो उससे क्या होता है, ये कहता है कि गैस का ताप नियत रहता है। तो अगर समतापीय यानी आइसोथर्मल प्रोसेस अगर अपन माने तो हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, अगर लिमिटेड उसका वॉल्यूम हमारे पास, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीवी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। अगर अपन पी और वी दोनों का अवकलन करें तो वी दो फंक्शन है यहाँ पे, पहले एक का करेंगे तो पहले वॉल्यूम का करते हैं, वॉल्यूम के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, वी के सापेक्ष। तो वी के सापेक्ष वी का ही करेंगे तब तो पी कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो पी कांस्टेंट है और वी का अवकलन कर दिया तो पी हो गया, है ना। पहले तो पी को कांस्टेंट रख के वी का ही कर दिया, प्लस वी को कांस्टेंट रख के प्रेशर का कर दिया वॉल्यूम के सापेक्ष, और नियतांक का कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो पी प्लस वी डेल्टा पी ये 0 हो जाएगा। यहां से आप ध्यान से देखिए, यहां से अपन क्या करेंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। तो P इज इक्वल्स टू माइनस का V डेल P अपॉन डेल V हो जाएगा, करेक्ट। ये वैल्यू अपन को मिल जाएगी। और इस V को अपन बिल्कुल इसके नीचे भी ला सकते हैं, इसके नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का डेल P अपॉन डेल V अपॉन V, ये मिल जाएगा अपन को। तो ये एक्सप्रेशन अपन को मिल जाएगा। अब ऊपर हम जानते हैं प्रेशर है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रतिबल। नीचे आपके पास आयतन में परिवर्तन अपॉन इनिशियल आयतन है, जो कि क्या होता है, आयतन की विकृति होती है, और ये कहलाता है हमारा बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस हमारा कितना आ जाएगा, के। और यहां से ये किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर का। तो फॉर्मूले से तो लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है वो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, राइट हैंड साइड में वो किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर के बराबर। तो बल्क मॉड्यूलस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो समतापी हमने कंडीशन क्या मानी थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उस कंडीशन में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूलस जो है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। अब हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था वो कितना था, के अपॉन रो था। अब के की वैल्यू क्या आ रही है, प्रेशर के बराबर आ रही है, तो वो हो जाएगा पी प्रेशर अपॉन रो डेंसिटी। तो ये पी अपॉन रो हो जाएगा। ठीक है, ये है न्यूटन की परिकल्पना, ये न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद लाप्लास संशोधन क्या है। लाप्लास संशोधन ये कहता है कि अगर वेव मोशन हो रही है उसकी वजह से गैस में मान लीजिए विरलन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, इतने फास्ट होते हैं कि ना तो हीट बाहर जा पाती है ना ही हीट अंदर आ पाती है। यानी न्यूटन ने तो माना था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, यानी कि प्रोसेस जो होता है वो आइसोथर्मल है,
लाप्लास साइंटिस्ट जो है उन्होंने माना था कि ये एडियाबेटिक होता है, रुद्धोष्म होता है। और रुद्धोष्म जो प्रक्रम होता है वो आपने 11th-12th के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा था कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसकी कंडीशन होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कंडीशन होती है रुद्धोष्म परिवर्तन की, जहां पर गामा जो होता है वो सीपी बाय सीवी करके एक कांस्टेंट होता है। तो अगेन प्रोसेस सेम है, वी के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। तो पहले p को कांस्टेंट कर लेते हैं, p को एज इट इज रख दिया मैंने, और v की पावर गामा का, तो x की पावर nx का कितना होता है, nx की पावर n-1, तो v की पावर गामा का कितना हो जाएगा, गामा v की पावर गामा-1, तो गामा v की पावर गामा-1 हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में v रेज टू पावर गामा को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ प्रेशर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल p अपॉन डेल v। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी किया था कि इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो p गामा v रेज टू पावर गामा-1 इज इक्वल्स टू माइनस v रेज टू पावर गामा डेल p अपॉन डेल v हो जाएगा। ओके तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो गामा p की वैल्यू, ये गामा p, देखो यहाँ पर v की पावर गामा है, इस v की पावर गामा-1 को कैंसिल आउट करो तो यहाँ पर केवल v की पावर -1 बचेगा, यानी कि 1 अपॉन v बचेगा। 1 अपॉन v का मतलब आपके पास सीधा यहाँ पर मिलेगा p गामा, v की पावर -1 बचेगा, v की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v, और यहाँ पर बचेगा डेल p अपॉन डेल v विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस p गामा में इस v को उधर ले जाएंगे तो माइनस का v डेल p अपॉन डेल v बचेगा, और इस v को नीचे लेके आ जाएंगे तो डेल p अपॉन माइनस साइन के साथ में डेल v अपॉन v हो जाएगा, और इधर है p गामा, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। और ये अपन जानते हैं बल्क मॉड्यूलस होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k, करेक्ट, अभी जैसे पहले किया था। तो इस बार k की वैल्यू कितनी आ रही है, गामा p, तो जो वेव की वेलोसिटी है वो k अपॉन रो थी, तो k की जगह क्या आ जाएगा, गामा p अपॉन रो हो जाएगा। तो ये लाप्लास संशोधन के अंदर आपको एडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर करना है, और न्यूटन की परिकल्पना में अपन को क्या करना है, आइसोथर्मल समतापी करना है। इसके बाद तरंग वेग की निर्भरता जो है वो भी देख लेते हैं। अगर 1 मोल अपन लेते हैं, 1 ग्राम अणु लेते हैं, तो पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है। घनत्व हम जानते हैं द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, तो यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकालें तो रो की वैल्यू अपने पास कितनी है, m/v है, और यहाँ से pv इज इक्वल्स टू आरटी है, तो यहाँ से v का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आरटी अपॉन p हो जाएगा। ये v जो है वो उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, इस जगह रख दीजिए, तो अपन को मिल जाएगा आरटी अपॉन p। ओके, अब हमारे पास हमने देखा लाप्लास संशोधन में रो की जो वेलोसिटी के फॉर्मूला आया था, वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, गामा प्रेशर अपॉन रो, तो इस रो की जगह ये वाली वैल्यू अगर रख दी जाए तो हमें क्या मिलेगा, गामा आर टी अपॉन एम। इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, पी एम अपॉन आर टी, तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर टी ऊपर चला जाएगा, तो गामा आर टी अपॉन एम। तो वेलोसिटी जो आ रही है वो आपके पास क्या क्या आ रही है, वेलोसिटी जो आ रही है वो टी के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है, और मास के इनवर्सली अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। दैट्स इट, ये वाले वेव मोशन में इतना ही था हमारे पास, फूरियर वाला नहीं है। अब देखिए आपके पास इसी यूनिट के अंदर लैटिस वाइब्रेशन का पोर्शन है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम या कह लीजिए हर बार पूछी जाती है, तो आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो सबसे पहले फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन याद रखना, मीडियम में जिस वेग से समान कला के तल का मतलब होता है डिस्टरबेंस, बेसिकली अगर डिस्टरबेंस जो है सबका फेज अलग अलग है तो सबको नहीं लेना है, एक कॉमन फेज वाले जो प्लेन है या कॉमन सब समान कला वाले जितने भी पार्टिकल हैं वो जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उसे हम कला वेग या फिर तरंग वेग कहते हैं। अब देखो सॉल्यूशन हमने लिया था y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर हम नियत कला के लिए बोले तो नियत कला के लिए कला कोण क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। यहाँ पे दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा कांस्टेंट है, टी का कितना हो जाएगा dt, k कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा dx, ये 0 आ जाएगा। यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा बाई k हो जाएगा, और इसे हम vp कहेंगे, तो vp आपका कहलाएगा कला वेग, तो कला वेग का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बाई k। इसी तरह से ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ग्रुप वेलोसिटी के अंदर हमें क्या करना है कि जैसे आप देखते हैं व्हाइट कलर में आपके पास पूरे 7 कलर के वो सात फ्रीक्वेंसीज के कलर होते हैं, सबका फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होता है, रेड का अलग होता है, ब्लू का अलग होता है, वायलेट का अलग होता है। इनके सुपर पोजिशन से ये सातों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, तो जो परिणामी तरंग दिखती है वो हमें व्हाइट कलर की लाइट दिखती है। ठीक है, तो ये जो सातों के सातों मिलके
जब एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं तो क्योंकि अब ग्रुप बन गया है इन सातों कलर का, अब देखो इन सात में से रेड कलर का जो वेग होगा उसे हम कला वेग कहेंगे, ठीक है। वायलेट कलर का जो वेग होगा उसे भी कला वेग कहेंगे, लेकिन सबके कला वेग अलग होंगे। तो देखो रेड कलर का कला वेग वी हो सकता है मान लीजिए, येलो का वी बोल देते हैं, वायलेट का वी बोल देते हैं, ब्लू का बी बोल देते हैं। तो ये सब क्या है, इनके कला वेग हैं जिनसे इंडिविजुअल कलर ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ये जब सातों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो मिलकर ग्रुप बना के जिस कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं उसे वी कहते हैं, G4 ग्रुप, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो तरंगों के ऐसे समूह हैं का आयामी एनवलप मतलब कवर हो जाता है, एक पूरा ग्रुप में एक एनवलप बन जाता है, वो जिस कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए अपन को क्या करना है, किसी तरंग समूह में सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, दो तरंगे ले लो, केवल दो तरंगे लेते ही हम उनका ग्रुप बन गया। दो होते ही, जब तक एक है तब तक ग्रुप नहीं बन सकता, दो होते ही क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो मान लीजिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 कोणीय आवर्ती है, तो अगर हम पहला लिखेंगे तो पहले का मान लीजिए आपके पास y1 डिस्प्लेसमेंट है, वो हो जाएगा, मान लीजिए आयाम सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो a sin ओमेगा 1t माइनस के एक्स, और दूसरा आपके पास हो जाएगा a sin ओमेगा 2t माइनस k2x, ठीक है। k1 आपका ये हो जाएगा, k2 आपका ये हो जाएगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी तरंग होगी, रिजल्टेंट वेव मिलेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगा, तो ये y1 प्लस ये y2 हो जाएगा। अब यहां से आपको फॉर्मूला लगाना है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब सी और डी की जगह आपको क्या रखना है, सी आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट और डी आपका पूरा हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ मैंने सी प्लस डी बाई 2 किया है, यहाँ मैंने सी माइनस डी बाई 2 किया है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी कॉमन लेना है, जैसे कॉस वाले टर्म के अंदर मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरे सामने कॉस वाला है, उसी तरह से आप साइन में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और टी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये रहा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 और टी हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे अगर माइनस लेते हैं कॉमन तो आपके पास माइनस कॉमन लोगे तो k1 माइनस k2 आ जाएगा और साथ में x बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप साइन में कर लीजिएगा, कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, कॉस वाले टर्म को अपन ने मान लीजिए पहले लिख लिया और साइन वाले टर्म को बाद में लिख लिया और कुछ नहीं किया है। अब हमें क्या करना है कि जो हम तरंग के अंदर अलग अलग तरंगे लेते हैं ग्रुप के अंदर, एक्चुअल में उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनमें डिफरेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के डिफरेंस को, इसके अंदर भले ही 2 है लेकिन ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे लगभग डेल्टा ओमेगा मान लेते हैं। इसी तरह से k1 k2 के अंदर अंतर बहुत कम है तो इसे लगभग डेल्टा k मान लेते हैं। और जब प्लस होगा तो प्लस होने को उसको या तो ओमेगा 1 या तो ओमेगा 2 या तो ओमेगा 1 मान लो और इसको k मान लो। कैसे, देखो ओमेगा 1 नियरली इक्वल टू ओमेगा 2 है, यानी ये दोनों लगभग बराबर है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है। तो आप देखिए कि अगर ओमेगा 1 की वैल्यू मान लीजिए 1 लाख है या 1000 है और ओमेगा 2 की वैल्यू मान लीजिए 1001 है, तो अगर मैं इन दोनों का अंतर लेती हूं तो वो तो सिर्फ 1 आ जाएगा, और 1 जो है वो 1000 और 1001 की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसलिए अपन इसको डेल्टा ओमेगा ले लेते हैं। करेक्ट, बाय 2 भी कर दो तो 1 बाय 2 आ जाएगा, वो डेल्टा ओमेगा ही है। पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 करती हूँ, तो 1000 प्लस 1001 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, 1000.5। अब इस 1000.5 को आप लगभग 1000 के बराबर भी मान सकते हैं या इसको लगभग 1001 के बराबर भी मान सकते हैं, यानी कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 जो है उसे या तो आप ओमेगा 1 मान लीजिए या ओमेगा 2 मान लीजिए, और अगर दोनों आपस में लगभग बराबर है तो उसे कॉमन नाम दे दीजिए ओमेगा, और यही चीज k1 k2 पे अप्लाई होगी k। तो ये चीजें यहाँ पे रखेंगे, तो जहां पर ओमेगा माइनस वाला टर्म है वहां डेल्टा ओमेगा, यहाँ पे डेल्टा के, यहाँ पे आपका ओमेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा के। तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा आपका ये। अब हमने पहले ही देख लिया था कि हमने जो सॉल्यूशंस लिए थे वो हमने लिए थे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि ये जो a था वो तो आयाम को रिप्रेजेंट करता था और ये वाला पार्ट कला को रिप्रेजेंट करता था। तो कला वाला जो पार्ट है वो तो साइन वाला है, तो साइन वाले को हटा दो क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, केवल कला वेग मिलेगा। तो अब जो आयाम वाला पोर्शन है उस आयाम वाले पोर्शन से आपको अलग वेलोसिटी मिलेगी क्योंकि उसके अंदर भी t और x आ रहा है। तो इस बार अपन को क्या बनेगा, ये ऐसी परिणामी तरंग को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपके पास जो आयाम है धीरे धीरे उसकी भी आवृत्ति और तरंग संचरण परिवर्तन हो रहा है। तो इस बार किसी निश्चित अवस्था के लिए आयाम को कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा टी और डेल्टा के एक्स जो है उसको नियत करेंगे, और यहाँ पे इसको मिलेंगे डेल्टा ओमेगा टी, अवकलन करेंगे तो डी टी हो जाएगा माइनस डेल्टा के, और अवकलन हो जाएगा dx और वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के आएगा, और अगर लिमिट ले लेते हैं जब डेल्टा के टेंस टू 0 है तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी के। तो ये आपका समूह वेग है, तो वो वेलोसिटी जिससे तरंग ऊर्जा को संचरित करती है, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, पूरे के पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो पूरा ग्रुप जिस वेलोसिटी से चलता है उसे समूह वेग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा समूह वेग हुआ। और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का ये आवरण है, तो ये आवरण जो है, एनवलप जो है, ये खुद पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, और वो हमने देखा था कॉस के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉस का फंक्शन जो है वो इस तरह से बन रहा है। तो तरंग वेग अपना हो जाएगा ओमेगा बाय के, और ग्रुप वेलोसिटी आपकी हो जाएगी डी ओमेगा बाय डी के। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और आता है डिस्पर्शन का, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखो इसको डी बाय डी के रहने देते हैं और ओमेगा की वैल्यू ऊपर से रखते हैं, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा के वीपी, तो ये आ जाएगा के वीपी। ठीक है, अब के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं, तो दो टर्म है के वीपी, तो पहले एक बार के रेस्पेक्ट में के का कर दो, वीपी को नियत रख लो, तो वीपी को नियत रख लेंगे और के का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, फिर के को नियत रख लेंगे और वीपी का करेंगे तो वो डी वीपी अपॉन डी के हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से के अपने पास क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा है, तो डी के कितना हो जाएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से, और ये वैल्यू अपन को मिल जाएगी, यहाँ से डी के निकालते हैं तो देखो एक बार, देखो यहाँ से के अपन को ये मिला है 2 पाई बाय लैम्डा, तो डी के की वैल्यू जो है वो ये कैसे आई, जस्ट अ मिनट, ये देखो अपने पास क्या था, यस के अपने पास क्या था 2 पाई बाय लैम्डा, इधर अवकलन कर दिया कितना हो गया डी के, और इधर 2 पाई तो कांस्टेंट है, और 1 बाय एक्स का कितना होता है अपन को पता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, लैम्डा स्क्वायर को तोड़ लेते हैं 2 लैम्डा में, एक को तो 2 पाई के साथ रहने देते हैं, तो माइनस का 2 पाई बाय लैम्डा, और एक लैम्डा को अलग कर लेते हैं 1 बाय लैम्डा और डी लैम्डा। अब ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है, ये इस वाली इक्वेशन से देखो 2 पाई बाय लैम्डा किसके बराबर है, के बराबर है, और विद नेगेटिव साइन है, तो माइनस का के तो आ जाएगा, और ये 1 बाय लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा और डी लैम्डा यहाँ पे, तो जो डी के है वो अपन को कितना मिल रहा है, माइनस का के डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, और अपन को ऊपर क्या मिला था, इस डी के की वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पे, ऊपर, तो ये जो डी के है ये वाली वैल्यू, ये डी के की वैल्यू ये पुट करते हैं यहाँ पे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, के डी वीपी अपॉन, अब डी के रखना है, डी के की वैल्यू है माइनस का के डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लैम्डा बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा विद नेगेटिव साइन, और ये अपने पास आ गया। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये रिलेशन यहाँ पे डिराइव करना है। अब इसमें 2 कंडीशन है, अगर मान लीजिए डी वीपी अपॉन डी लैम्डा 0 होता है तो ये सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, और वीजी और वीपी बराबर होंगे, यानी कि आपके पास तरंग वेग में मतलब वीपी में तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष यानी कि लैम्डा के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इस कंडीशन में वीजी और वीपी बराबर मिलेंगे, तो इस कंडीशन में समूह वेग तरंग वेग के बराबर हो जाएगा, और इस स्थिति को बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिंग, यानी कि डिस्पर्शन नहीं होगा। डिस्पर्शन का मतलब होता है अलग अलग कलर जो होते हैं, क्योंकि डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास प्रिज्म के अंदर अपन बोलते हैं ना, व्हाइट लाइट एंटर करी और अलग अलग सारे कलर निकल गए, क्योंकि प्रिज्म के अंदर क्या होता है, सबकी वीपी कला वेग जो होता है वो बदल जाता है। प्रिज्म में एंटर करने से पहले ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो वीपी के बराबर होती है, और सारे कलर साथ में चलते हैं। प्रिज्म के अंदर सबके वेग जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसलिए सारे कलर अलग अलग वेलोसिटी से निकल जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर वीपी जो है वो लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कोई सी भी तरंग दैर्ध्य आओ वो तो जिस वेलोसिटी से जाएंगे उसी वेलोसिटी निकलेंगे, तो प्रिज्म के अंदर प्रिज्म नहीं है मान लो, तो एक व्हाइट लाइट एंटर करेगी, व्हाइट लाइट ही निकल जाएगी। ये तभी होगा जब अंदर डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। डिस्पर्शन का मतलब उसका फैलाव, अलग अलग कलर का फैलना, तो फैलना नहीं हो रहा है। सेकेंड, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमने देखा कि वीजी जो है वो वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा था। अगर ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव होने से आगे और नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वीजी की वैल्यू जो है वो वीपी में कोई टर्म ऐड हो रहा है तो वीजी जो है वीपी से बड़ा हो जाएगा, इसे बोलते हैं असामान्य परिक्षेपण, एनोमलस डिस्पर्शन। और अगर मान लीजिए वो नेगेटिव है
तीसरा केस वीजी अगर वो डी वीपी अपॉन डी लेमडा जो है वो पॉजिटिव है तो आपका वीजी लेस देन वीपी हो जाएगा। और इन तीनों को ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट किया गया है। तो ये देखिए ओमेगा जो है जब वीजी बराबर वीपी है तो आपका उस कंडीशन में, क्योंकि वीपी क्या था, ओमेगा बाय के था, ठीक है, और यही किसके बराबर है, डी ओमेगा बाय डी के है। उस कंडीशन में ध्यान रखना ओमेगा और के जो होता है वो लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन आती है। ग्राफ आपको याद रखना है, वीजी ग्रेटर देन वीपी में सी ग्राफ बनेगा और वीजी लेस देन वीपी में आपका ये वाला नीचे बनेगा, ग्राफ के नीचे आएगा। सो ये डिस्पर्शन है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एक विमीय एक परमाणु जालक के कंपन, वाइब्रेशन ऑफ 1D मोनो एटॉमिक लैटिस। तो आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल में, काजल कुमावत नाम से है, इसी चैनल में आपको जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में और आपको जाना है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको जाना है और आपको देखना है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 जो है वो ये है, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके पूरा दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वाला लिखा हुआ है, आपको ये थ्योरी पढ़नी है, उसमें पूरी लिखी हुई है थ्योरी। ये डायग्राम मैंने वहां पे बनाया हुआ है, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको नोट्स को स्क्रॉल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपको लिखनी है, एक्सप्लेन मैंने वहां पे किया हुआ है। ये जो डेरिवेशन है इक्वेशन 1 और 2, सिर्फ मैं इस टॉपिक को स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर 10 में ये पूरा डेरिवेशन हाथ से किया हुआ है। तो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 देखना है। ये आपके पास इक्वेशन 5 आ जाएगा, पोज करके आप चाहे तो लिख सकते हैं इस चीज को। यहाँ पर भी आप एक बार इसको पोज कर लेंगे तो यू विल बी ओके। एक एक सेकंड के लिए मैं एक्चुअली स्टॉप करके रख रही हूँ, ये भी आपको पोज हो जाएगा नोट्स में। उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपके पास देखिए टॉपिक आता है वाइब्रेशन ऑफ 1D डायटोमिक। अभी अपन ने पढ़ा था मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु, और ये है द्विपरमाणु। तो आपको अगेन प्लेलिस्ट में जाना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाना है और लेक्चर नंबर 11 देखना है। लेक्चर नंबर 11 में आपको ये वाला टॉपिक पूरा किया हुआ मिलेगा और नोट्स के लिए स्क्रॉल कर रही हूं मैं। ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखा है। अकॉस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांचेस जो है वो भी उसमें एक्सप्लेन कर रखा है।
ये वाला मैटर नहीं करता डायग्राम, फॉरबिडन गैप मैटर करता है। ये वर्जित अंतराल जो है ये एक्सप्लेन कर रखा है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये क्यों होता है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। दैट्स इट। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है ये आपको बुक में से देख के करने हैं, नहीं तो हम लास्ट टाइम पे जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो कर लेंगे। इसी के साथ आपकी जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट होती है। तो हमने मैकेनिक्स में 1st, 2nd, 3rd और 5th यूनिट कंप्लीट कर ली है। 4th यूनिट जो है वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।